हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने क्यूआ को और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को एक ईमेल करा था। उस ईमेल में उनसे 9 सवाल पूछे थे, 9 क्वेश्चंस पूछे थे। उनमें से कुछ का उन्होंने आंसर दिया है। तो आज के इस वीडियो में आपके साथ वो 9 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और जो आंसर दिया है वो आपके साथ में शेयर करूंगा। पहले उन 9 सवालों को आपके साथ में शेयर करता हूं जो मैंने उनसे पूछा था। अगर आप लोगों को इन 9 सवालों में से किसी का आंसर पता होगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मैं दूसरे लोगों के साथ में शेयर कर पाऊँ। अगर आपने ये 9 सवालों को खुद से सॉल्व करा या फिर आपके जानने वाले ने सॉल्व करा है तभी बताइएगा, क्योंकि बहुत क्रिटिकल सवाल है। अगर हम गलत किसी को बताएंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, तो पहले 9 सवाल मैं आपको बताता हूँ। पहला सवाल मैंने उनसे ये पूछा था कि अगर किसी के पास इकामा नहीं है और वो अपना एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो क्या प्रोसीजर है। कई लोग ऐसे हैं जिनका इकामा नहीं बना है, 3 महीना 4 महीना हो गया सऊदी अरेबिया आने के बाद, तो वो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो कैसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे, क्योंकि क्यूआ में रजिस्ट्रेशन करने के लिए इकामा नंबर चाहिए। इकामा नंबर अगर नहीं होगा तो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे तो ट्रांसफ़र का आगे का फॉर्मेलिटी से नहीं हो पाएगा। तो ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल ये था कि अगर किसी का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट अगर एक्सपायर हो गया है तो क्या उसका स्पॉन्सरशिप ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो पाएगा, हाँ या नहीं। क्योंकि आपके वेबसाइट में, क्यूआ के जो वेबसाइट है उसके FAQ में ये लिखा हुआ है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है तो डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो मैंने उनको ये सवाल पूछा है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर एक्सपायर हो गया तो क्या डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो पाएगा या नहीं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक ट्रायल किया था अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके, ओके, डिजिटली टर्मिनेट करके। तो उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल जो ड्यूरेशन है उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो डेट लिखा रहता है कि किस दिन कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा होता है क्यूआ में, वो कहीं ना कहीं इस सवाल से लिंक है। मैं जब उस टर्मिनेशन वालों को आपके सामने में एक्सप्लेन करूँगा उस वीडियो को तो इसमें बताऊँगा। मुझे लगता है कि जो लोगों का क्यूआ में कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया है वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन इसका आंसर उन्होंने नहीं दिया है क्यूआ वालों ने। तो ये दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल देखते हैं। अगर कोई वर्कर का स्टेटस हरूप है या फिर एब्सेंट फ्रॉम वर्क है और वो सऊदी के अंदर है, क्या वो उसका स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र हो सकता है या नहीं। अगर हो सकता है तो ये हरूप या एब्सेंट फ्रॉम वर्क कैसे कैंसिल होगा, ये तीसरा सवाल था। चौथा सवाल ये था जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट डिजिटली टर्मिनेट करते हैं क्यूआ से, ओके, तो क्या हम नोटिस पीरियड कंप्लीट करने के बाद में जो कंपनी है, पुरानी कंपनी, उनका अप्रूवल चाहिएगा एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफ़र करने से पहले या नहीं। ओके, ये चौथा सवाल था। पांचवा सवाल ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया डिजिटली, वो जाता है आपके कंपनी के पास में अप्रूवल के लिए, तो क्या उनके पास कोई टाइम फ्रेम है, कुछ 1 हफ्ता, 10 दिन, 14 दिन का टाइम फ्रेम है उसको डिसीजन लेने के लिए, एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए। अगर है तो कितना ड्यूरेशन है वो बताइए। ये तो मुझे खुद भी पता चल जाएगा क्योंकि मैंने भी एक ट्रायल के वे में कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करके छोड़ दिया है। ओके, अब कैंसिल किया है तो कैंसिल के लिए भी उनके पास अप्रूवल के लिए गया हुआ है, तो ये मुझे पता चलेगा। उन्होंने क्यूआ ने इसका आंसर नहीं दिया है, तो ये ड्यूरेशन जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि कुछ ड्यूरेशन बाद वो कैंसिल हो जाता है रिक्वेस्ट। आगे वाले वीडियोस में मैं आपको हर एक ड्यूरेशन के बारे में बताऊंगा। ट्रांसफ़र का जब रिक्वेस्ट आता है तो कितना ड्यूरेशन वर्कर के पास होता है एक्सेप्ट करने के लिए, फिर एक्सेप्ट करने के बाद पुराने कंपनी के पास जाता है तो कितना दिन रहता है, फिर वो नए कंपनी के पास जाता है ट्रांसफ़र फी पे करने के लिए तो कितना दिन रहता है। अगर ये तीनों पार्टी अपना अपना ड्यूरेशन अगर रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, वो जो रिक्वेस्ट है ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, वो कैंसिल हो जाता है। ओके, तो मैंने भी उनसे यही सवाल पूछा कि अगर मान लीजिए मैं डिजिटली कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता हूँ तो वो जाएगा मेरे नए पुरानी कंपनी के पास में, जो कंपनी में मैं काम करता हूँ, तो उनके पास कुछ टाइम फ्रेम है क्या उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए, अगर है तो कितना दिन है। ओके, तो ये पांचवा क्वेश्चन था। छठा क्वेश्चन ये है कि अगर वर्कर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करता है, कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स, जो कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ है उसको पूरा फुलफिल करके, तभी भी जो
कंपनी जो है कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन को एक्सेप्ट नहीं करता है। ओके, ये बहुत सारे लोगों का सवाल है कि मैं तो कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स एंड कंडीशन, कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा हुआ है जितने भी एग्रीमेंट है उसको मैं कंप्लाई कर रहा हूँ, फुलफिल कर रहा हूँ, लागू कर रहा हूँ, तभी भी कंपनी वाले ट्रांसफ़र नहीं देते हैं और नखरा करते हैं। तो उस केस में मैं क्या करूँ? ओके, आप बताइए। और 7वां सवाल यही है, उसी की तरह सवाल ये है कि अगर मैंने ये पूछा है उनको 7वां सवाल में कि बहुत सारे लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं कि जो स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र करते समय कंपनी अलाउ नहीं करता है। ओके, तो उस केस में वर्कर करे तो क्या करे? ओके, ये मैंने उनसे एक सवाल पूछा है, क्या लेबर कोर्ट में जाना ही एक सॉल्यूशन है? ओके, तो 7वां ये है। 8वां सवाल ये है कि कुछ कंपनी ये है कि एब्सेंट फ्रॉम वर्क लगा देते हैं। ओके, जो गलत है। कुछ कंपनी वर्कर को एब्सेंट फ्रॉम वर्क जो कि हरूप है वो लगा देता है, जो कि गलत है। ओके, अगर ऐसा कुछ लगाया जाता है तो क्या प्रोसीजर है? अब तक ऐसा प्रोसीजर मुझे तो पता नहीं है कि जैसा जो लगाया है, जो स्पॉन्सर है वो अपने अफसर अकाउंट में जाता है, 20 दिन के अंदर ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देता है, लेकिन 20 दिन के बाद उसको जवाजात में जाना पड़ता है एक लेटर लेके। ये तो प्रोसेस है उन लोगों के लिए जो जिन्होंने लगाया था। अब जिनके ऊपर लगा है, वर्कर के ऊपर, वो कैसे कैंसिल करे? उसका भी एक गाइडलाइन होना चाहिए कि वो अफसर में जाके अपील करे या फिर कुछ तो होना चाहिए। मुझे पता नहीं है, तो ये मैंने सवाल उनसे पूछा था। ये 8वां सवाल है। आखिरी सवाल मैंने ये पूछा है कि अगर वर्कर का स्टेटस एब्सेंट फ्रॉम वर्क है और उसका इकामा भी वैलिड है तो क्या उसका स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र हो सकता है या नहीं? ये 9 सवाल थे जो मैंने उनसे पूछे थे। अगर इन 9 सवालों में से किसी का आपके पास करेक्ट प्रैक्टिकल आंसर होगा तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइएगा, है ना, ताकि लोगों के साथ में शेयर कर पाऊँ। ये सारे क्वेश्चंस उन लोगों को ज़्यादा पता होता है जिनके ऊपर बीतता है ना, क्योंकि वेबसाइट में तो होता नहीं है। अब मैं आपको जब दिखाऊंगा, अब देखिएगा उनका रेस्पॉन्स, तो आपको समझ में आ जाएगा कितना क्लियर रेस्पॉन्स है उनका। ओके, उन्होंने मुझे आंसर किया कि पहला क्वेश्चन का आंसर उन्होंने ये करा, अलग तरीके से करा कि जिनका बॉर्डर नंबर है, मतलब जिनके पास इकामा नहीं है, उनका जो ट्रांसफ़र प्रोसीजर है वो कीवा के थ्रू नहीं होता है, उनको लेबर ऑफिस में कॉन्टेक्ट करना चाहिए, ये उन्होंने बताया। तो पहला क्वेश्चन उन लोगों के लिए जिनके पास इकामा नहीं है, इसका ट्रांसफ़र कीवा से नहीं होगा, आपको लेबर ऑफिस, मकतब अल अमल शायद बोलते हैं उनको, वहाँ जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उनसे बातचीत करना पड़ेगा। ओके, ये पहला क्वेश्चन का उन्होंने सवाल दिया। और दूसरा, उन्होंने एक कॉपी पेस्ट आंसर जो हर बार मुझे हर क्वेश्चन में चिपका देते हैं, वो उन्होंने लिखा है कि एम्प्लॉई का ट्रांसफ़र ऑटोमेटिकली इमीडिएटली 2 कंडीशंस पे होंगे, या तो वर्क परमिट एक्सपायर हो या तो इकामा एक्सपायर हो। ओके, ये 2 कंडीशन है। लेकिन जहाँ तक मुझे कई लोगों ने बताया है कमेंट में, अगर कंपनी रेड कैटेगरी में है, जिस कंपनी में काम करते हैं, अगर वो रेड कैटेगरी में है तभी भी ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होता है। इनके वेबसाइट में भी यही लिखा हुआ है FAQ में कि अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है तब डायरेक्टली ट्रांसफ़र होगा। ओके, लेकिन बहरहाल इन्होंने 2 ही पॉइंट को कन्फर्म करा है। ओके, अब इन्होंने कुछ और क्वेश्चंस का आंसर देने का कोशिश किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर वर्कर का स्टेटस एब्सेंट फ्रॉम वर्क है और उसको फाइनल एग्जिट लगा दिया है, फाइनल एग्जिट वीज़ा इशू कर दिया है, तो उस केस में उसको जो कंपनी है, करेंट कंपनी, उसका अप्रूवल चाहिएगा एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफ़र करने से पहले। ओके, अब और एक लाइन में उन्होंने सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, समझ लीजिए कि रिगार्डिंग योर कंसर्न अबाउट लेबर डिस्प्यूट्स एंड एब्सेंट फ्रॉम वर्क, जो भी प्रोसीजर है वो कीवा से नहीं होता है, आप लेबर ऑफिस में कीजिए। मतलब ये कि आपका जो भी कंसर्न है लेबर डिस्प्यूट से या फिर हरूप से, एब्सेंट फ्रॉम वर्क से, ये सारी बातें कीवा के थ्रू नहीं होता है सॉल्व, आप लेबर ऑफिस में जाइए। बस इतना ही सवाल पूछा। ओके, इसमें 2-3 सवाल का आंसर है, बाकी का नहीं है। फिर से उनको मैं ईमेल करूंगा कि थैंक यू, आपने इन सवालों का आंसर दिया है। क्वेश्चन लिखूंगा, आंसर लिखूंगा उसके नीचे, और जो सवालों का आंसर अभी तक पेंडिंग है उसको हाईलाइट करके फिर से भेजूंगा। अगर आंसर आता है तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ये था क्वेश्चन और आंसर जो उन्होंने शेयर करा है। अब लेबर लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर इतना कॉमन इसलिए भी नहीं है क्योंकि लोग शेयर नहीं करते हैं। जिन लोगों के साथ बीता है वो चुपचाप बैठ जाते हैं। शेयर कीजिए अपने साथ, वीडियोस ही बना लीजिए यूट्यूब में, बहुत हेल्पफुल होगा लोगों को, मुझे भी पता चलेगा। कई बार प्रॉब्लम्स होते हैं लेबर लॉ से रिलेटेड, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।
अब दूसरे वीडियोस में, जैसा मैंने आपको अपने वीडियोस में बताया है, जिन्होंने स्किप कर दिया, लास्ट में नहीं देख रहा है, उनको तो ये बात नहीं पता चलेगा। 2 वीडियोस और क्यूआ से मैं आपको शेयर करूंगा। पहला वो क्यूआ का जो हर एक एक्टिविटी में कितना कितना ड्यूरेशन होता है, और नहीं तो वो कैंसिल हो जाएगा रिक्वेस्ट, वो कौन कौन से ड्यूरेशन है। और दूसरा जो मैंने एक एक्सपेरिमेंट करा था कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन का, कोशिश करूंगा उसे 1-2 दिन में ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप लोग भी वो गलती ना करें। डिजिटली मैंने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करा, उसमें क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, कैसा होता है, सारा इंटरफेस क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली क्या क्या होता है उसमें, वो सारी बातें शेयर करूँगा। तो चलिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।